आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग सर्किट ऑफ सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना। तो आज से इंशाल्लाह हम तमाम जितने भी हमारे कूलिंग यूनिट हैं उनकी वायरिंग हम करेंगे। सिंगल डोर, डबल डोर, वाटर कूलर, डी फ्रीज़र, नो फ्रास्ट और विंडो एसी, तमाम वायरिंग इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे। लेकिन जो हमारी पहली वायरिंग है वो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ठीक है ना। तो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अंदर दो ही कंपोनेंट्स हमारे हैं, एक कंप्रेसर है और एक कैबिनेट लैंप है, ठीक है ना, जिसको हमने चलाने के लिए ये बाकी तमाम कंपोनेंट्स हमने इनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए हैं, ठीक है ना। जैसा कि हमारा कैबिनेट लैंप है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमने डोर स्विच का इस्तेमाल किया। डोर स्विच दरवाज़ा खुलने पर ऑटोमेटिक लैंप को रोशन कर देगा, दरवाज़ा बंद होने पर ऑटोमेटिक लैंप को ऑफ कर देगा। एक तो इसका ये वर्क है। दूसरा कंप्रेसर है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंप्रेसर की कॉमन स्टार्टिंग 3 पॉइंट होते हैं। तो 3 पॉइंटों का कनेक्शन, क्योंकि हमारे पास जो मेन वायर्स होती हैं वो 2 होती हैं, न्यूट्रल और फेज़। तो उसको कनेक्शन मुकम्मल करने के लिए कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग पे हमारी रिले लगती है और कॉमन पे हमारा ओवरलोड लगता है, ठीक है ना। और तीसरा जो आखिरी हमारा कंपोनेंट्स रह गया वो थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट, जैसा कि हम सबका वीडियोज़ के अंदर भी उसके बारे में ब्रीफिंग दे चुके हैं कि थर्मोस्टेट हमारा दर्जा हरारत को कंट्रोल करने वाला स्विच है जो ऑटोमेटिक तरीके से कंप्रेसर को ऑन या ऑफ़ करता है कैबिनेट के अंदर टेम्परेचर के कम या ज़्यादा होने पर, ठीक है ना। टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता है कैबिनेट के तो ऑटोमेटिक वो कंप्रेसर को ऑन कर देता है। लेकिन जब हमें कैबिनेट के अंदर मतलूबा टेम्परेचर हासिल हो जाता है, मतलब टेम्परेचर हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा हो जाता है, तो थर्मोस्टेट स्विच जो है वो कंप्रेसर को ऑटोमेटिक करवा देता है और कंप्रेसर को बंद करवा देता है, ठीक है ना। और ओवरलोड प्रोटेक्टर जो है ये हिफाजती आला है कि जैसे ही हमारा कंप्रेसर किसी वजह से कंप्रेसर मोटर ज़्यादा पे लेना शुरू कर देगी तो ओवरलोड जो है कंप्रेसर को ऑटोमेटिक तरीके से ओवरलोड से जो चीज़ बंद होगी वो ट्रिप होना कहलाएगी। मतलब ओवरलोड की वजह से जब भी कोई चीज़ बंद होगी तो वो कंप्रेसर मोटर के फॉल्ट की वजह से, ज़्यादा पे लेने की वजह से ओवरलोड हमारा ट्रिप होगा, ठीक है ना। थर्मोस्टेट से जो चीज़ बंद होगी वो ऑटोमेटिक होना कहलाएगी। अब इसकी सर्कुलेशन इस तरह के, जो फेज़ हमारा यहाँ से यूँ आता है, रिले के मेन पॉइंट में आता है, लाइन वाले पॉइंट में, और कॉइल के थ्रू रनिंग वाइंडिंग में डायरेक्ट करंट चला जाता है, ठीक है ना। अब रिले के आपको 4 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये और एक ये 2 पॉइंट जो हैं ये रनिंग स्टार्टिंग के हैं। ये रिले इनके ऊपर सीधी लग जाती है, ठीक है ना। लगने के बाद हमारा एक पॉइंट बचता है जिसको हमने मेन देनी होती है, ठीक है ना। जैसे ही फेज़ हमारा यहाँ पर पहुँचता है तो कॉइल के थ्रू रनिंग वाइंडिंग में डायरेक्ट पहुँच जाता है, कॉइल के थ्रू रनिंग वाइंडिंग में डायरेक्ट पहुँच जाता है और रनिंग के थ्रू, कॉमन के थ्रू सर्कुलेशन मुकम्मल करता हुआ ओवरलोड के पॉइंट मिले हुए होते हैं। थर्मोस्टेट ऑन होगा तो साफ ज़रा पॉइंट मिले हुए होंगे तो फिर एक साइकिल मुकम्मल होगा ना। तो थर्मोस्टेट के भी पॉइंट मिले हुए हैं तो करंट यहाँ से यूँ क्रॉस होगा और यहाँ से यूँ न्यूट्रल के थ्रू सर्कुलेशन मुकम्मल कर देगा, जिसकी वजह से रनिंग में वाइंडिंग में। अब क्योंकि आप लोगों को पता है कि जैसा कि हमने स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है, हमारी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर जो है उसको स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर इसलिए कहा जाता है कि उसमें हम फेज़ों को अलग-अलग तकसीम करते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वो कहता है किसी भी मोटर के अंदर ताकतवर गर्दिशी मकनातीसी मैदान पैदा करने के लिए कम से कम 2 फेज़ों का होना ज़रूरी है। तो या तो हमारे पास सिंगल फेज़ होता है या 3 फेज़। लेकिन हमारे घरेलू जितने भी आलात हैं वो सारे सिंगल फेज़ पर होते हैं, 3 फेज़ पर नहीं होते। हमारे कमर्शियल आलात जो हैं, जो हमारे रेस्टोरेंट्स में, हमारी बड़ी मतलब जैसे भी जो भी हमारे कमर्शियल हैं, बैंक हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर हमारा 3 फेज़ करंट का इस्तेमाल होता है। लेकिन घरों में बिल्कुल नहीं होता या बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा सिंगल फेज़ जो है, हमने यहाँ पर मोटर के अंदर 2 किस्म की वाइंडिंग की है। 2 किस्म की वाइंडिंग करके फेज़ को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। फेज़ यहाँ से यहाँ पहुँचेगा और यहाँ से रनिंग वाइंडिंग में जाएगा और यहाँ से यहाँ तो पहुँच जाएगा ना इस वाले पॉइंट में। लेकिन पॉइंट ना मिले होने की वजह से आगे स्टार्टिंग वाइंडिंग को नहीं मिलता। तो करंट रिले का यही काम है कि करंट रिले जो है मोटर की स्टार्टिंग के वक्त मोटर की दोनों वाइंडिंगों, ऐसा वाला ऐसी डिवाइस जो मोटर की स्टार्टिंग के वक्त मोटर की दोनों वाइंडिंगों रनिंग और स्टार्टिंग में करंट को पहुँचाए, तो रनिंग और स्टार्टिंग में करंट को पहुँचाए। और जैसे ही मोटर की स्पीड 75 तक पहुँच जाए तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलहदा कर दे और रनिंग वाइंडिंग में करंट को मुस्तकिल तौर पर पहुँचाते रहे। तो ये हमारी रिले है। तो करंट यहाँ पर पहुँचा हुआ होता है। तो स्टार्टिंग में जब हमारा कंप्रेसर स्टार्ट लेता है तो कंप्रेसर की मोटर अपने नॉर्मल करंट से 3 से 6 गुना ज़्यादा करंट लेती है। जब ज़्यादा करंट लेती है तो फिर हमारी कुछ कॉइल में से जब करंट ज़्यादा गुजर कर जाता है तो फिर खाली रनिंग वाइंडिंग भी तो मोटर को नहीं, रूटर को नहीं, सेकंड रूटर को मुतहर्रिक कर सकती ना। तो दोनों 2 वाइंडिंग बनाने का मकसद भी यही है, क्योंकि मोटर की स्टार्टिंग के वक्त मोटर का रूटर जो होता है वो सेकंड, उसको मुतहर्रिक करने के लिए ज़्यादा टॉर्क, ज़्यादा पावर, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होती है। तो दोनों वाइंडिंगों में जब मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, रूटर पर असरअंदाज होती है, तो रूटर हमारा आसानी से घूम जाता है। तो स्टार्टिंग में सिर्फ जब रनिंग वाइंडिंग में करंट जाता है और मोटर की में पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड रूटर पर असरअंदाज होती है, लेकिन रूटर नहीं घूमता, तो मोटर के एम्पीयर ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं, क्योंकि खाली रनिंग वाइंडिंग मोटर के रूटर को नहीं घुमा सकती, क्योंकि 2 वाइंडिंग बनाने का आखिर कोई मकसद तो है ना, समझ आ रही है। तो फिर जब यहाँ से कॉइल रनिंग इस हमारी करंट रिले के कॉइल में से जब ज़्यादा करंट गुजरता है तो इसमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, जिससे वो प्लंजर को अपनी तरफ खींच लेती है। इसके खींचने से यहाँ से टर्मिनल आपस में शॉर्ट हो जाते हैं और करंट स्टार्टिंग वाइंडिंग में भी जाना शुरू कर देता है। अब दोनों वाइंडिंगों के अंदर जब ये सारा प्रोसेस जो है ये 1 सेकंड में होता है।
इधर से आपने बटन ऑन किया और स्टार्टिंग वाइंडिंग सर्किट से अलग था। ये 1 सेकंड का प्रोसेस है, समझ आ रही है। तो स्टार्टिंग में जब मोटर हमारी दोनों वाइंडिंगों में करंट जाता है तो उसमें ज़्यादा और ताकतवर गर्दिशी मकनातीसी मैदान पैदा होता है, यानी कि डबल मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है जो रूटर पर असरअंदाज होती है, जिससे रूटर हमारा साकिन हालत में होता है, वो आसानी से मुतहर्रिक हो जाता है। और रूटर की स्पीड जैसे ही 75 फीट तक पहुँचती है, यानी कि मोटर की स्पीड 75 फीट तक पहुँचती है, तो मोटर अपने नॉर्मल करंट पे आ जाती है, ठीक है ना। कोई भी मोटर स्टार्टिंग के वक्त अपने नॉर्मल करंट से 3 से 6 गुना ज़्यादा करंट लेती है। स्टार्टिंग का झटका जो होता है वो ज़्यादा एम्पेयर का होता है। तो फिर जब ज़्यादा करंट इस कॉइल में से गुजरता है तो यहाँ से पॉइंट मिल जाते हैं, लेकिन जब वो 75 फीट तक स्पीड पहुँचने के बाद उसकी स्पीड नॉर्मल स्पीड पे आती है और उसके एम्पेयर भी नॉर्मल हो जाते हैं। जब उसकी स्पीड 75 फीट तक चली जाती है तो उसके एम्पेयर भी नॉर्मल हो जाते हैं, जिससे हमारे यहाँ ये जो कॉइल है इसमें मैग्नेटिक फील्ड कम पैदा होना शुरू हो जाती है। और फिर इस मैग्नेटिक फील्ड कम होने की वजह से प्लंजर पीछे हट जाता है, ठीक है ना। प्लंजर जैसे ही हटता है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग सर्किट से अलग हो जाती है। रनिंग वाइंडिंग में कॉइल के थ्रू मुस्तकिल करंट जाता रहता है, जिससे हमारी मोटर मुस्तकिल काम करती रहती है, समझ आ रही है। तो इस तरह से ये हमारा, तो फिर हमारी कंप्रेसर मोटर जो है वो फिर रनिंग वाइंडिंग पर मुस्तकिल काम करती रहती है। रिले का अब यही काम है कि मोटर की स्टार्टिंग के बाद उसमें दोनों वाइंडिंग को करंट को पहुंचाना है, और जब मोटर की स्पीड 75 फीट तक पहुंच जाए तो फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलग करना है, और फिर कॉइल के थ्रू रनिंग वाइंडिंग में मुस्तकिल करंट जाता रहेगा, ठीक है, वो काम करती रहेगी। ओवरलोड हमारा फास्ती वाला है, इसके पॉइंट स्टार्टिंग के वक्त नॉर्मल हालत में मिले हुए होते हैं, तो पॉइंट मिले, जैसे यहाँ से पॉइंट हम मिला देते हैं, ये हमने यहाँ से पॉइंट मिला दिया, ठीक है ना, ये हमारे पॉइंट मिला हुआ है यहाँ से। और इसी तरह से हमारा थर्मोस्टेट का पॉइंट भी मिला हुआ है, दोनों पॉइंट मिलेंगे तो सर्किट मुकम्मल होगा ना। अब हमारा जो न्यूट्रल है वो यहाँ से यहाँ पॉइंट मिले होने की वजह से यहाँ से यहाँ और कॉमन तक पहुँच चुकी है। जैसे फेज दोनों वाइंडिंगों में आता है, अपनी सर्कुलेशन मुकम्मल करता है, कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद स्टार्ट वाइंडिंग सर्किट से फिर रनिंग वाइंडिंग पर हमारा कंप्रेसर चलता रहता है। ओवरलोड एक हिफाजती वाला है, बाद में किसी भी वजह से या स्टार्टिंग के वक्त किसी भी वजह से जब हमारा कंप्रेसर मोटर जो है हमारी वो ज़्यादा एम्पेयर लेगी, तो ओवरलोड जो है उसके अंदर लगी हुई बाईमीटर स्ट्रिप जो है उसके अंदर से करंट गुजर कर जाएगा, तो उसके पॉइंट जुदा हो जाएंगे, जिसके सर्किट ओपन हो जाएगा, सर्किट नामुकम्मल हो जाएगा और कंप्रेसर मोटर जलने से बच जाएगी। एक तो ये ओवरलोड हो गया। दूसरा हो गया हमारा थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट आप हमने 2 पॉइंटों वाला, 3 पॉइंटों वाला, 4 पॉइंटों वाला सारे पढ़े थे, लेकिन इस वायरिंग के मुताबिक जो हमारी वायरिंग है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि थर्मोस्टेट, डोर स्विच और कैबिनेट लैंप ये हमारे कैबिन के अंदर एक ही पैनल में लगे हुए होते हैं तीनों। वैसे ही होता है ना, डोर स्विच भी वहीं लगा हुआ होता है, लैंप भी कैबिन के अंदर होता है, थर्मोस्टेट भी कैबिन के अंदर होता है टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, तो तीनों इकट्ठे ही होते हैं। इसलिए जो थर्मोस्टेट है इसमें यहाँ पर 3 पॉइंटों वाला इस्तेमाल किया गया। इनपुट के इसके 2 पॉइंट हैं, क्योंकि डोर स्विच को हम इनपुट से करंट इसलिए देते हैं कि दरवाज़ा खोलने पर लैंप हमारा फ़ौरन रोशन होना चाहिए, चाहे वो दिन का टाइम हो चाहे वो रात का टाइम हो, कोई भी टाइम हो, लैंप रोशन होना चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि थर्मोस्टेट के ऑटोमेटिक कट जाने से यहाँ से पॉइंट क्या होते हैं, जुदा हो जाएंगे ना। जब पॉइंट जुदा हो जाएंगे तो फिर कंप्रेसर को तो करंट मिलना बंद हो जाएगा ना। तो कंप्रेसर जब बंद हो, और ज़्यादातर हमारा रेफ्रिजरेटर जो है वो रात के टाइम ही ऑटोमेटिक करता है, क्योंकि रात में हमारा इतना लोड नहीं होता और फ्रिज ज़्यादा सारी रात बंद रहता है, उसके दरवाजे बंद रहते हैं, जिससे अंदर कूलिंग ज़्यादा स्टोर होती है, कूलिंग ज़्यादा जल्दी हो जाती है। लेकिन दिन में बार बार खुल रहा होता है, उसका यूज़ ज़्यादा होता है, जिससे कूलिंग इंटरनल पूरी जल्दी नहीं होती। तो रात के टाइम हम लैंप की ज़रूरत भी हमें पड़ती है। हम कंप्रेसर ऑटोमेटिक हो चुका हो और दरवाज़ा हम खोलें अगर लैंप रोशन ना हो तो चीज़ें नज़र तो नहीं आएंगी ना, तंग होंगे ना। इसलिए थर्मोस्टेट के इनपुट से दिया जाता है कि ताकि डोर स्विच को मुस्तकिल फेज़ मिलता रहे, इनपुट से फेज़ कह लो या न्यूट्रल कह लो, ठीक है ना, मिलता रहे, और लैंप को जो है वो ताकि लैंप फ़ौरन रोशन हो जाए, ठीक है ना। इसलिए दो पॉइंट जो थे उनको हमने इनपुट के तौर पर इस्तेमाल किया, और आउटपुट के लिए हमें एक ही चाहिए था, इसलिए हमने आउटपुट को 1 पॉइंट वाले को एक आउटपुट के तौर पर, जैसे कि हमने 3 पॉइंट वाले थर्मोस्टेट के बारे में सबका वीडियो के अंदर मुकम्मल ब्रीफिंग दी थी आप लोगों को, ठीक है ना। तो इसमें आपको अब नज़र आ रहा है कि फेज़ हमारा आया यहाँ पर, इधर से हमारा डोर स्विच में आ गया और यहाँ से लैंप में चला गया, और इधर से हमारी न्यूट्रल मिल गई, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी जो वायरिंग है, ये सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की वायरिंग है। इसमें टोटल जो है वो 6 कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, डोर स्विच, कैबिनेट लैंप, थर्मोस्टेट, ओवरलोड, कंप्रेसर और करंट रिले, ठीक है ना। तो ये हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन हमारे 2 कंपोनेंट ऐसे हैं, कैबिनेट लैंप और कंप्रेसर, इनको चलाने के लिए न्यूट्रल फेज़ की ज़रूरत होती है, इनको हम न्यूट्रल फेज़ देते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्शन हुए हुए हैं, ठीक है ना। और बाकी ये जो चीज़ें हमारी हैं, रिले है हमारी, ओवरलोड, थर्मोस्टेट, डोर स्विच, ये डोर स्विच कैबिनेट के लैंप के सीरीज़ में लगा हुआ है, थर्मोस्टेट, ओवरलोड और रिले जो है वो हमारी कंप्रेसर की मोटर के सीरीज़ में लगे हुए हैं, ठीक है ना। कंप्रेसर मोटर को कंट्रोल करने के लिए, उसको खुदकार तरीके से, ऑटोमेटिक तरीके से वर्क करवाने के लिए, ठीक है ना। बात समझ आ रही है। तो ये हमारी जो वायरिंग है, ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग सर्किट ऑफ सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है, ठीक है ना। तो एक दरवाजे वाला जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है वो उसकी ये वायरिंग है, ठीक है। डबल डोर जो होता है उसमें हमारे नीचे वाले बिल्कुल सेम वायरिंग यही होती है डबल डोर के अंदर भी, लेकिन उसमें हमारे नीचे वाली जो कूलिंग प्लेट होती है उसके पीछे हमारा जो है डिफ्रॉस्टिंग हीटर लगा हुआ होता है, बस सिर्फ फ़र्क डिफ्रॉस्टिंग हीटर का होता है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो फिर उसकी जो वायरिंग है हम कल करेंगे, ठीक है। जज़ाकल्लाह।